नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं वीरभद्र प्रताप आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम सैद्धांतिक अनिवार्य प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण शिक्षा नीति थी जो संपूर्ण व्यवस्था पर अर्थात पूरी शिक्षा स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सके। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो संबंध है वह मुझसे भी है, क्योंकि इसी वर्ष मेरा भी जन्म हुआ था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी वर्ष आपकी आई है। तो आगे हम इस पर व्यवस्थित परिचर्चा प्रस्तुत करते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और जो आज तक वर्तमान शिक्षा चल रही है, कहीं न कहीं इस शिक्षा नीति का प्रभाव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यह जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय आई, और जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो जनवरी 1985 में एक प्रस्ताव लाए और कहे कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जो संपूर्ण स्तर की शिक्षा संरचना का समावेश करते हुए पूरी सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे। तो इस क्रम पर विचार करते हुए इस शिक्षा जनवरी 1985 में इस पर विचार रखते हैं और अगस्त 1985 में यह नीति आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नीति का जो शीर्षक था वह था शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। इसको आप नोट कर लेंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीर्षक क्या था? तो शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। यह 68 पृष्ठ का दस्तावेज था और इसमें संपूर्ण शिक्षा की संरचना को समाहित किया गया था और सुझाव दिया गया था, जो संपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करके भारत सरकार को 1986 में सौंपे। तो 1986 में जो एक महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि 1985 में के पहले 1986 के पहले हमारी जो भारत सरकार का तो शिक्षा संबंधी मंत्रालय था, वह शिक्षा मंत्रालय काम करता था। लेकिन इसी समय एक जो है भारत में जो है एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब विकसित किया गया? तो यह 1985-86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत और इसी मंत्रालय ने इस शिक्षा नीति को जो है मंजूरी दी और उस पर काम चला। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं तो इसके पहले हम जो नई नीतियां आई थी उस पर हम विचार करेंगे किसके सहयोग से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना।
तो जो आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में बनी, जो कोठारी आयोग 1964-66 से प्रभावित थी। अर्थात जो कोठारी आयोग ने अपना अनुमोदन किया था, आग्रह किया था कि एक शिक्षा नीति बने और एक शिक्षा नीति की मांग की थी, उसी के तहत प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई। और इसमें जो प्रमुख बिंदु थे वो सभी कोठारी आयोग के ही संपूर्ण बिंदु थे, जिसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में, पिछली ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। फिर इसकी संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 भी आई, जिसमें बनाया गया कि इसका क्रियान्वयन जो 68 में नहीं किया गया है उसको किया जाए, लेकिन कुछ विसंगतियों इस शिक्षा नीति को भी लागू नहीं किया जा सका। फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई और इसने जो है संपूर्ण क्रियान्वयन पर बल दिया। कांग्रेस का सरकार बनी और कांग्रेस के तहत राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इस शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और इस नीति पर विचार करने को कहा, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा 1986 आई। तो एक बार इसका पुनरावलोकन कर लें। इस पीपीटी में लिखा भी है कि अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य छूट गया है, तो पूरा इसका नाम था शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यवसायिक और प्रशासनिक इत्यादि ने अपनी टिप्पणियां दी और 1986 में भारत सरकार ने वही MHRD ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार कर लिया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई, जो अभी हम बताए हैं कि, और साथ ही साथ पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए, बजट तैयार किए गए कि शिक्षा का भी एक अलग से बजट तैयार किया जाए, ताकि सभी लोग शिक्षा को बड़े सुंदर और अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकें। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में जानेंगे कि नई शिक्षा नीति NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की क्या विशेषताएं थे, तो उनका संक्षेप में हम एक बार अवलोकन कर लें। तो इसमें कहा गया कि शिक्षा के सार्थक तो उसकी भूमिका के नीति के बारे में कहा गया कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्होंने समानता के लिए शिक्षा पर बहुत ही बल दिया, अर्थात जो शैक्षिक रूप से कमज़ोर हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात, ऐसे वंचित समूहों को भी शिक्षा में समान अवसर मिलना चाहिए। आपका संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15, 16 का भी समावेश का जो है इन्होंने वकालत की। शिक्षकों की शिक्षा, कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि का सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर किस नीति आयोग ने बहुत ही महत्व दिया या किस आयोग की देन है, तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको हम कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर शिक्षा किस नीति की देन है, तो इसी नीति की देन है। तो कंप्यूटर शिक्षा भी 1986 के नीति की देन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अगर हम अवलोकन करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का,
तो इसको हम 12 भागों में विभाजित किए हैं और इसी के तहत जो है पूरे शिक्षा संरचना को व्यवस्थित ढंग से समाहित किया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी वह 12 भागों में विभाजित थी और जिसमें 157 बिंदु थे। इसमें प्रथम बिंदु जो था वह था प्रस्तावना अथवा शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की भूमिका पर इन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा सबके लिए हो, अर्थात सबको इसमें समाहित किया जाए और साक्षर भारत की संकल्पना की। इसी के तहत आपका साक्षरता मिशन भी आपका जो 5 मई 1988 को आया है, इसी नीति के तहत आया है। यानी पूरा भारत को जो है पूर्ण रूप से साक्षर किया जाए, एक भी व्यक्ति निरक्षर न रहे, ये सारी चीज़ें आपकी शिक्षा की भूमिका के तहत आई। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर विचार करते हुए इन्होंने कहा शिक्षा की जो संरचना हो वह 10+2+3 के रूप में विभाजित किया और इसी के तहत शिक्षा को प्रदान की जानी चाहिए, इस पर बल दिया। समानता के लिए शिक्षा पर बल देते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए हो, महिला, विकलांग अथवा दिव्यांग बच्चों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात इत्यादि के बच्चों को भी इसमें पूर्ण रूप से समाहित होना चाहिए, अर्थात सभी को शिक्षा समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए, उनको सुधारा जाए। इसके तहत इन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूर्व बालकाल परिचर्या और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के रूप में इन्होंने इसको बांटा कि जो आपका 14 वर्ष आयु तक के बालक हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के आएँ, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा दी जाए और माध्यमिक शिक्षा में ही उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए, फिर 3 वर्ष का उच्च शिक्षा प्रदान किया जाए। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 10+2+3 संरचना तो कोठारी आयोग की देन है, लेकिन हाँ कोठारी आयोग की देन है, परंतु उस समय संपूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू नहीं हो पाई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसको संपूर्ण रूप से भारत में लागू करने पर बल दिया और इस प्रभावी रूप से तभी से 10+2+3 संरचना लागू हो सकी। उच्च शिक्षा पर बल देते हुए इस नीति ने कहा कि उच्च शिक्षा बड़ी प्रभावशाली हो, इसके तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की भी इन्होंने वकालत किया जाए कि उसको भी मेंटेन रखा जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो संकल्पना थी आपको बताना चाहूँगा कि यह सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग में राधा कृष्णन जी ने कहा था ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, उसी को अग्रसर करते हुए इस नीति ने कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय भी खोले जाएं और उच्च शिक्षा का जो व्यवस्था हो वह सुंदर, आकर्षक तथा व्यावसायिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है कि तकनीकी व प्रबंध शिक्षा किस नीति आयोग की देन है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसको कंप्यूटर शिक्षा भी कहते हैं। पूरे देश में लागू तो नहीं हो सका, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत इसी नीति की देन है। शिक्षक शिक्षा पर बल देते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षक को भी जो है प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से संपन्न कर सके। तो इसके लिए इन्होंने डायट की स्थापना पर बल दिया, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं डायट,
जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो शिक्षा पर पूर्ण परीक्षण और इन सर्विस और पोस्ट सर्विस दोनों प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। एनसीटी भी संस्था है जो जिसकी संकल्पना 1973 में बनी, परंतु 1993 में संवैधानिक दर्जा और 1995 में लागू हो गई, जो शिक्षक शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालती है। ये जो है इस नीति की देन थी। शिक्षा के प्रबंधन पर भी अपना बिंदु रखते हुए इस नीति ने कहा था कि शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंध प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी, जो शिक्षा देने वाली जो है संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, और शिक्षा की उचित प्रबंध संरचना के लिए अखिल भारतीय सेवा के ढंग पर भारतीय शिक्षा सेवा की भी स्थापना की जाएगी। शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों तथा संस्थानों के प्रधानों के प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात शिक्षा के जो प्रबंधन हैं, वित्तीय प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन और भौतिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत अगला बिंदु शिक्षा संबंधी संसाधन व समीक्षा पर बल देते हुए इन्होंने कहा कि जो शिक्षा संबंधी संसाधन आते हैं, दान है, उपहार है, शुल्क आदि की सहायता से संसाधनों वित्तीय संसाधन के रूप में प्रतिष्ठानों को जो है मजबूत किया जाएगा, और शिक्षा का एक अलग से बजट भी होगा जो संपूर्ण रूप से शिक्षा की प्रक्रिया को संपादित करेगा। और इस शिक्षा संबंधी संसाधन या के प्रबंध की जो है समीक्षा प्रथम हर 5 साल पे होनी चाहिए कि इसमें कमी क्या है या किस ढंग से शिक्षा हमारी चल रही है या क्या सुधार की आवश्यकता है, उस पर ये बल देगा। तो समीक्षा हेतु इन्होंने 5 वर्ष का गठन किया गया कि 5 वर्ष के बाद हर 5 वर्ष पर इसकी इन सारे बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी और गुण दोषों के आधार पर फिर सुधार पर बल दिया जाएगा। जो 12वां बिंदु है, भावी स्वरूप क्या होगा, तो भावी स्वरूप पर चर्चा करते हुए इस आयोग ने, इस नीति ने का निम्नलिखित बिंदु प्रस्तावित किए, जो जिसको हम बता रहे हैं। इसमें तो नहीं है, लेकिन आप इसको हम महत्वपूर्ण श्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर के अंतर्गत जानेंगे। तो इन्होंने जो मुख्य बात कही, जो शिक्षा के भावी स्वरूप पर चर्चा की, वह जो है इस प्रकार से है। 10+2+3 संरचना के प्रथम 10 वर्षों को 5+3+2 में विभक्त किया जाए, यानी जो आपका 10 वर्ष की जो शिक्षा है 10 की, तो उसको 5+3+2 कर दिया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा, फिर जूनियर 3 वर्ष की और 2 वर्ष की जो है आपका पूर्व माध्यमिक शिक्षा, इस तरह से विभक्त किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संकल्पना को विकसित किया जाए, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं शिक्षा गुणवत्ता की तुल्यता पर जोर दिया जाए। केंद्र सरकार का जो दायित्व है वह अधिक होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी के प्राथमिकता पर बल दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन किया जाए। पेस सेटिंग स्कूलों की स्थापना किया जाए। स्वायत्त कॉलेज तथा स्वायत्त विभाग की स्थापना किया जाए। उपाधि को नौकरी से विलग किया जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय जो भी हम बताएं उस पर बल दिया जाए। कंप्यूटर ज्ञान पर बल और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किया जाए।
ये समरी रही आपकी। इस पर जो है मुख्य रूप से इस नीति ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया, क्रियान्वयन रूपरेखा तैयार की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए उसका जो है हम इसमें पर चर्चा करते हैं। जो 10+2+3, एक तो यही है कि आपका जो 10+2+3 संरचना को प्रभावी ढंग से लागू करने वाली नीति कौन सी है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। आप कहेंगे कि तो 1964 की देन है, लेकिन 1964 में इसको लागू बात की गई, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही लागू हो पाई। नवोदय विद्यालय की संकल्पना, सर्वप्रथम जो इस नीति आयोग की जो बात थी, जो आपके ग्रामीण अंचलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, वह इसी नीति का देन है। इसमें जो है निर्धन बच्चों हेतु 75% स्थान सुरक्षित होते हैं। 15% अनुसूचित जाति जनजाति लिख गया है, अनुसूचित जाति के लिए तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 7.55% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। 7.55 याद रखिएगा, 755 6 से 12 वर्ष तक की शिक्षा का इसमें जो है प्रावधान होता है, और जो बोर्ड होता है वो CBSE बोर्ड से शिक्षा प्रदान की जाती है, और प्रवेश हेतु इसमें परीक्षा का प्रावधान होता है। सर्व शिक्षा अभियान जो SSA इस समय चल रहा है, इसका भी शुभारंभ करने का जो निर्देशन हुआ था इसी शिक्षा नीति के तहत हुआ था, और इसी के फलस्वरूप नवंबर 2000 में भारत सरकार ने देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जो 1 जनवरी 2001 से पूरे संपूर्ण देश में लागू हो गई है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है एक जो है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2001 पर आप टिक करेंगे, और प्रस्ताव नवंबर 2000 में आया था। महत्वपूर्ण जो योजना थी इस नीति की थी, उसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे 1986 में देश के लिए प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था, और इसका शुभारंभ 1987 में हुआ। तो इसे एक नियम निकल करके आया इसमें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति की देन है, तो नई शिक्षा नीति 1986 की देन है। इसके तहत 2 कमरे 2 शिक्षक, जिसमें कम से कम एक महिला हो, और एक बरामदा होना चाहिए, इस नीति की देन थी। इसमें प्रावधान था इस योजना में, और इस योजना का जो शुभारंभ हुआ 1987 में हुआ। डिग्री उपाधि को सेवा से अलग करना एक महत्वपूर्ण सुझाव था इस नीति का, जिसमें कहा कि अगर जो सेवा है, सर्विस है, उसके लिए कोई मान लीजिए क्लर्क हो, और उसका जो योग्यता स्नातक रख गया हो, और स्नातक नहीं मिल पा रहे हैं छात्र, तो उनकी योग्यता का ध्यान दिया जाए। 10+2 के भी छात्र को सेवा में रखा जा सकता है, बशर्ते कि वह इसके योग्य हो, यानी उसकी कार्य क्षमता समृद्ध हो, तो उसको हम डिग्री मायने नहीं रखती है। डिग्री को जो है सेवा से अलग करने का प्रावधान उस आयोग ने दिया था, उस नीति यानी नई शिक्षा नीति ने प्रावधान किया। उस समय तो था, लेकिन इस समय यह प्रभावी नहीं थी। इस समय यानी यह प्रभावी नहीं है, उस समय इसका प्रावधान किया गया था। नई शिक्षा नीति 1962 कार्य योजना, एक जो कोठारी आयोग के पहले बनी थी, उसको इसी नीति ने 1986
की जो नीति ने स्वीकृत किया और इसके बाद सभी राज्यों में लागू करने का प्रावधान किया। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1962 के सुझावों को स्वीकृत और लागू करने का काम भी इस नीति अर्थात नई शिक्षा नीति 1986 ने किया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम प्रकाश डालते हुए कहेंगे कि जो काम 1986 के नई नीति शिक्षा नीति में नहीं हो पाया था, तो इसके गठन के लिए कई समितियां गठित की गई ताकि शिक्षा जो से कमी रह गई है उसको संपूर्ण रूप से लागू किया जाए। तो इसके तहत 3 संशोधन नीतियां बनी। राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, जनार्दन रेड्डी समिति 1992, यशपाल समिति 1992-93। ये तीनों जो समितियां थीं आपकी 1986 से ही प्रभावित थी, 1986 के नीति से ही प्रभावित थी और वही नीति थी जिसको इन्होंने संपूर्ण रूप से लागू करने का प्रावधान दिया था कि अगर राममूर्ति समीक्षा समिति कहते हैं कि 1986 के समिति में जैसे नवोदय विद्यालय की स्थापना का है, साक्षरता मिशन की स्थापना का है और डाइट की स्थापना अब तक क्यों नहीं है किए गए? क्या बात है कि इसमें अभी पूरे डाइट की स्थापना नहीं हो पाई है या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर कार्य नहीं हो पाया है? तो इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, कहाँ कहाँ कमी आ रही है उसकी सुधार करके उसी को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रावधान इन तीनों समितियों ने कहा है। इसी पर जनार्दन रेड्डी समिति 1992 भी की और यशपाल समिति 1992-93 ने यह कहते हुए कहा कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु था बिना बोझ के शिक्षा, यानी जो बालक पर अभी पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक के बच्चों पर जो बैग का भंडार होता है, बैग का बोझ होता है, वो सहन नहीं कर पाता है, तो कम से कम पाठ्य पुस्तकें रखी जाएं। इसके तहत इन्होंने बिना बोझ के शिक्षा पर बल दिया यशपाल समिति ने। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि बिना बोझ के शिक्षा किस समिति का सुझाव था? तो यशपाल समिति का। तो हम कह सकते हैं जो संशोधन की ये नीतियां हैं, इन्होंने 1986 की शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अपने सुझाव दिए। इसके इन तीनों समितियों के जो बिंदु थे, जो विचार थे, वह निम्न प्रकार से थे। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया कि जो उद्देश्य अभी तक लक्षित नहीं प्राप्त हो पाए उनको प्राप्त किया जाए। सामान्य स्कूल प्रणाली की बात की, बालकों का कार्य हेतु सशक्तिकरण पर बल दिया जाए, अर्थात खेल कूद एनसीसी एनएसएस का जो है प्रावधान किया जाए। स्कूल और कार्यस्थल में संबंध स्थापित किया जाए ताकि शिक्षण प्रक्रिया के अतिरिक्त गतिविधियों को भी सुचारू रूप से संपन्न किया जाए। परीक्षा में सुधार किया जाए, जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें क्या कमी उसमें कुछ सुधार किया जाए। मातृभाषा को भी इन्होंने स्थान देने की बात की। स्त्रियों के शिक्षा पर बल दिया जाए, जो उसमें जब देखा गया कि स्त्री यहाँ जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, तो इनको भी शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए प्रावधान किया जाए। धार्मिक अंतरों को शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में कम किया जाए, यानी धार्मिकता के आधार पर शिक्षा के जो प्रावधान हैं उनको जो है कम करना चाहिए। विद्यालय प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, विकेंद्रीकरण का मतलब सबकी सहभागिता हो पूरे राष्ट्र की संरचना में, तो उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए इन्होंने कहा कि जो 1986 में प्रावधान था कि कम से कम 2 बड़े कमरे, 2 शिक्षक और 1 बरामदा, वह इसमें परिवर्तित हो गया है। इसमें इन्होंने कहा कि 3 बड़े कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाए तथा 1 बरामदा हो और इसे प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाए। ये था आपका 1992 संशोधन नीति में। प्राथमिक स्कूलों की नियुक्ति में शिक्षकों में 50% महिलाओं की भर्ती का प्रयास किया जाए और +2 यानी 10+2 को स्कूली शिक्षा का अंग बना दिया जाए। ये आपके संशोधित नीतियों के बिंदु थे। हम समझ रहे हैं कि आप लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों और इसकी व्यवस्था को समझ गए होंगे। आज का जो प्रश्न है ये निम्नलिखित है कि ऐसी 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बताएं जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए हैं। कई विश्वविद्यालय हैं परंतु 2 विश्वविद्यालयों का नाम इसमें लिखिए। ये था आपके। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि इस महत्वपूर्ण एक छूट गया था कि इसमें जो मुक्त विश्वविद्यालयों की जो स्थापना की गई थी 1982 या 85 में, जो इग्नू है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उस पर उसके शिक्षा पर भी इस नीति ने प्रकाश डाला। धन्यवाद। हम फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।